तो बुलेटिन की शुरुआत असम के जोरहाट में हुए नाव हादसे से जरा कर लेते हैं। दो नावों की टक्कर के बाद हुए हादसे में राहत और बचाव का काम कल से जारी है। अब तक 82 लोगों को बचाया जा चुका है। 7 लोग अभी भी लापता हैं। हादसे में एक महिला की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री खुद भी घटनास्थल पर जाने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में दो नावों की आमने सामने टक्कर हुई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आप समझिए कल से ही चल रहा है। जब नाव का आखिरी सिरा भी पानी में डूबने लगा तो जान बचाने के लिए नदी में लगाई छलांग। किसी को तैरना आता था, किसी को नहीं, लेकिन डूबती नाव के साथ डूबने से बचने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी में हुए नाव हादसे के बाद कोहराम मच गया। घटना बुधवार की है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव निमती घाट से माजुली जा रही थी और दूसरी माजुली से जोरहट जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब नाव माजुली घाट से सिर्फ 100 मीटर दूर थी। दोनों नावों की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक नाव पलट गई। बदहवास लोग पानी में कूदने लगे। इस नाव में करीब 120 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से 40 से ज्यादा लोग सुरक्षित किनारे पर आ गए। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर भेजी गई। फिलहाल गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। घटना ये है कि दो उनके बीच में जो बोट थी, एक माजुली से निमाती आ रही थी और निमाती से जो माजुली जा रही थी, इनके बीच में टक्कर हो गई। तो उसमें जो छोटी बोट थी वो ब्रेक होकर वो कैप्साइज हो गई। अप्रोक्सीमेटली अभी हमारा 30 आदमी मिसिंग है, बट वी आर होपफुल क्योंकि बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ पे रेस्क्यू चला था और ये बहुत दूर नहीं था बैंक से जहाँ पे ये कैप्साइज हुई है। तो हमें और है कि कुछ लोग और भी हमें अभी रेस्क्यूड हैं, जो घरों में होंगे या कहीं अपने पहचान वालों के यहाँ गए होंगे, तो ये मिल सकते हैं। हादसे को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संवेदना जताई है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार बचाव कार्य को लेकर बड़े अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। जो बोट कैप्साइज हुआ है उनको हम लोग मिल चुका हूँ। उनका लोकेशन या बोट को हम लोग अभी बरामद कर लिया हूँ, घटना स्थली से 1.5 किलोमीटर आगे। लेकिन बोट को खोलने का कोई उपाय नहीं है। उनको एक प्रकार से वी हैव टू कट द टॉप, तभी बोट का नीचे हम लोग जा पाएगा। उसका व्यवस्था हमारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का लोग अभी कर रहा है। हादसे के बाद दूसरी नाव की मदद से कुछ लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन अब भी कई लोगों का कोई पता नहीं चला है। ब्रह्मपुत्र नदी में लापता लोगों की तलाश करना बचाव दल के लिए बड़ी चुनौती है। गुवाहाटी से हेमंत कुमार नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। प्रेमा राजाराम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रेमा, सबसे पहले तो ये बताइए, हादसा आखिरकार कैसे हुआ? दोनों नाव आमने सामने कैसे टकरा गईं? कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया गया है? कितनों की जान अभी भी फंसी हुई है वहां पर? एक नाव माजुली की तरफ से निकला था और दूसरी नाव निमाती घाट से निकला था। और जब ये घटना घटी, ये निमाती घाट में घटी करीबन 4 बजे कल शाम को ये घटना घटी। और उसके बाद जो पता चल रहा है कि अब तक 7 लोग अभी भी लापता है, 82 लोगों की बचाव हुई है और 1 की मौत हुई है। जब ये घटना घटी, एक जो बोट निमाती घाट से निकला था, उस नाव पे लगभग 120 लोग थे और जो दूसरी नाव जो माजुली के तरफ से आ रही थी, उस नाव पर शायद 200 लोग, करीबन 200 लोग थे, ये अभी पता चल रहा है। अभी और एक अपडेट है कि शायद इंडियन एयरफोर्स के कर्मी वहां पे पहुंचेंगे रेस्क्यू ऑपरेशंस को असिस्ट करने में। फिलहाल अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स रेस्क्यू ऑपरेशंस करने में जारी ऑपरेशन में जारी है। और इसके अलावा शायद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा निमाती घाट आज पहुंचेंगे। अर्पिता, शुक्रिया प्रेमा, आप नजर बनाए रखिए। तो मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं घटनास्थल पर, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। अब बढ़ रहे हैं आगे, जरा बात करनाल की कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर किसान जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। करनाल जिला प्रशासन और किसानों के बीच कल दूसरे दौर की बातचीत भी नाकाम हो गई। किसानों का कहना है कि जब लाठीचार्ज के आरोपी अफसर पर हत्या का केस दर्ज नहीं होता तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी क्यों नहीं किया जाता। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये धरना जारी रहेगा।
किसान आंदोलन का ये नया पता है। दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर के बाद हरियाणा में करनाल का मिनी सचिवालय किसान आंदोलन का नया केंद्र बन गया है। किसानों को हटाने की प्रशासन की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। 2 दौर की बातचीत नाकाम हो चुकी है, क्योंकि किसानों के मुताबिक उनकी मांगों को लेकर अधिकारियों का रवैया अड़ियल है। हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि करनाल प्रशासन के जरिए हरियाणा सरकार से हमारी दूसरे दिन की हुई बातचीत भी पूरी तरह से असफल रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो अड़ियल रवैया था, जो असंवेदनशीलता थी, उसमें रत्ती भर भी परिवर्तन आज नहीं आया। अधिकारी पूर्ण रूप से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। किसानों की आखिर वो कौन सी मांग है जिसे प्रशासन पूरा नहीं कर पा रहा है? किसान नेता की जुबानी सुनिए वो 3 मांगे। हमारी 3 मांगों को लेकर आज मीटिंग हुई है। एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले, और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। किसानों के मुताबिक लाठीचार्ज तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के इशारे पर हुआ था। लाठीचार्ज को लेकर सिन्हा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। यही वीडियो अब हरियाणा सरकार और करनाल प्रशासन के लिए मुसीबत बना हुआ है। चंद्र प्रकाश और मौसमी सिंह के साथ मंजीत सहगल, करनाल आज तक। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्रेया, क्या आज भी प्रशासन और किसान जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच बातचीत के आसार हैं? देखिए, लगता तो ये नहीं है कि बातचीत से कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि किसान भी अपने जो डिमांड्स है उस पर अड़े हुए हैं। कल दूसरी राउंड की टॉक्स होने के बावजूद कोई समस्या का हल नहीं हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि तीसरा दिन है जो किसान मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर घेराव करके बैठे हुए हैं। इंटरनेट भी सस्पेंड है, कल रात तक चल रही थी, लेकिन आज फिर से सस्पेंशन की ऑर्डर भी हरियाणा सरकार की तरफ से जारी कर दी गई। लगता नहीं है कि कोई हल होगा, लेकिन शायद किसान कोशिश करेंगे कि बातचीत कर पाए, क्योंकि उनका मानना बहुत साफ है कि जिस किसान की मौत हो गई उनके परिवार को एक नौकरी, और जो एसडीएम थे आयुष सिन्हा, उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। हालांकि हरियाणा सरकार कह रहे हैं कि इंक्वायरी में कहीं ना कहीं टाइम लगता है। आप नजर बनाए रखिए श्रेया, फिलहाल शुक्रिया। आते हैं एक ऐसी खबर जिसने कई राज्यों के होश उड़ा दिए हैं। जी हां, रहस्यमयी बुखार यूपी से लेकर बिहार और दिल्ली एनसीआर में कहर बरपा रहा है। शहर शहर कोरोना की तीसरी लहर से पहले बुखार से बच्चे तड़पते दिखे, उनके परिवार के लोग दुखी दिखे। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार का कहर टूटा है। सिर्फ फिरोजाबाद में ही अब तक ये बुखार 55 लोगों की जान ले चुका है, और अब इस रहस्यमयी बुखार का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। यूपी से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी रहस्यमयी बुखार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच रहस्यमयी बुखार ने सरकार और लोगों की नींद उड़ा रखी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर रहस्यमयी बुखार से तपते 8 शहरों की तस्वीरें उसके कहर को समझाने और बतलाने के लिए काफी है। कासगंज से लेकर एटा, मथुरा से लेकर फिरोजाबाद, मेरठ से लेकर प्रयागराज और वाराणसी से लेकर फर्रुखाबाद तक बच्चे और लोग रहस्यमयी बुखार से तप रहे हैं। मरीजों से अस्पताल भरे पड़े हैं, लेकिन इस रहस्यमयी बुखार का कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा है। कोई इसे वायरल फीवर बता रहा है, तो कहीं डेंगू निकलता है, और बुखार से दम तोड़ने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। सबसे पहले आपको यूपी के कासगंज लिए चलते हैं। आज तक के रिपोर्टर आशुतोष कासगंज में रहस्यमयी बुखार से जूझ रहे लोगों की पड़ताल करने पहुंचे।
कासगंज में भी बुखार का कहर यूपी के दूसरे जिलों जैसा ही है। यहाँ अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और दहशत डेरा डाल रही है। कासगंज के ग्रामीण इलाकों की तरफ हम बढ़े तो यहाँ मजबूरी और बेबसी का आलम मिला। लोग झोला छाप डॉक्टरों के हवाले हैं। बुखार ठीक करने के लिए लिक्विड चढ़ाया जा रहा है। तो आप ही लगा रहे हैं सब कुछ? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? महामारी ने विकराल रूप लेना शुरू किया तो स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव चिकित्सा कर्मियों की टीम भेजनी शुरू कर दी है, जो टेस्टिंग भी कर रहे हैं और दवाइयां भी दे रहे हैं। नहीं, ये जरिए 20-25 पेशेंट आते हैं। वैसे बुखार की शिकायत कितनों? बुखार के ज़्यादा, वायरल के ज़्यादा आ रहे हैं। बुखार के पेशेंट कम से कम 15 पेशेंट आ जाते हैं दिन में। प्लेटलेट की शिकायत वाले कितने? 2-3 बता रहा हूँ आपको, 2-3 पेशेंट आ जाते हैं। ये मामला जो अभी बढ़ा है, ये कब से कितने दिनों में ज्यादा तेज? इसकी बढ़ोतरी करीबन आज से 10 दिन पहले से हुई है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि घरों में बुखार से लोग तप रहे हैं और उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। ज्यादातर तादाद हमें या तो इस तरह के जो क्लिनिक्स हैं या फिर उन डॉक्टरों के पास जिनकी वैधता पर भी सवाल है, वहां पर भीड़ दिखाई पड़ती है। मेरे पीछे जो डॉक्टर साहब है वो कहते हैं कि वो BAMS डॉक्टर हैं, इसलिए वो इलाज कर रहे हैं। 3 से ज्यादा मरीज हैं यहाँ पर। पैरासीटामोल और दूसरे लिक्विड फ्लूइड यहाँ दी जा रही है। जैसे ही हमने एटा की सीमा में प्रवेश किया, यहाँ के हालात चिंताजनक दिखाई पड़ने लगे। दुकान दवा की है, लेकिन दवा के अलावा और भी बहुत कुछ बिकता है। मौके पर डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वायरल और कमजोरी से ग्रस्त श्री कृष्ण का यहाँ ऐसे ही इलाज चल रहा है। वहाँ यही बोतल गोली दर्द की दे देते हैं खाली, और बस मरीज पड़ा है, डॉक्टरों के नवोरे कर रहे हैं। डॉक्टर बस ये टेढ़े टेढ़े जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, और अकड़ का और बता देते हैं बस। ये तस्वीरें प्रदेश के और जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है कि जब इतने सारे लोग तीव्र बुखार से पीड़ित हैं, तो बंदोबस्त उनके इलाज का क्यों नहीं है। आशुतोष मिश्रा, कासगंज, आज तक। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा। आप कहीं मत जाइएगा, अब बने रहिए आज तक के साथ। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा। पावर्ड बाय Ebix कैश, हर खुशी के लिए काफी है। Presented by Nutrela Organic Omega, suitable for vegans and non-vegan. और अब बात बेरोजगारी की। दरअसल राजस्थान में सत्ता में आने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद वही बेरोजगारी भत्ता मजाक बनकर रह गया। 5 महीने से बंद पड़ी योजनाओं को अब धीरे धीरे सरकाने की कोशिश हो रही है। युवाओं को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगा। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने वो है जो आपकी नींद ही उड़ा दे। नींद तो उड़ेगी ही युवाओं की जब न रोजगार मिले और न ही वो बेरोजगारी भत्ता जिसे देने के नाम पर कांग्रेस सत्ता में आई। क्योंकि राजस्थान में इसी साल मई महीने में मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया और फिर 5 महीने बीत जाने के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलना धीरे धीरे शुरू हो पाता है। अब आशीष कुमावत जैसे हजारों बेरोजगार तैयारी करते हुए उस सरकारी वादे की बाट जोहते हैं जिसमें इन्हें बेरोजगारी भत्ता देने के लिए चुना तो गया, लेकिन चुनकर भत्ते को कुनीतियों के छत्ते में डाल दिया गया। बेरोजगारी भत्ते के लिए ना जो 2020 में नवंबर में अप्रूव्ड हुआ था, मेरा वेरीफाई हुआ था, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। अब ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे हेड ऑफिस। आज तक दस्तक देकर राजस्थान के रोजगार दफ्तर की हकीकत दिखा चुका है। जिला रोजगार दफ्तर के अधिकारी कर्मचारियों की कुर्सी खाली पड़ी रहती है, क्योंकि नौकरी देने के नाम पर रोजगार दफ्तर ही खुद ठन ठन गोपाल है और बेरोजगारी भत्ता देने वाले काउंटर सरकारी वादे के नाम पर भत्ता देने की जगह मुंह चिढ़ाते हैं। इसीलिए बेहद गरीब परिवार से आने वाले सुरेश नरेश जैसे नौजवान जब सोचते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ इन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल जाए तो ये परिवार पर बोझ ना बने, लेकिन भत्ते की लाइन में खड़ा करके सरकार ने इन्हें छोड़ दिया। ये कह रहे हैं कि आप हेड ऑफिस जाके बात करो, इस रिगार्डिंग में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में।
तो सर हमारे ये धक्के लग रहे हैं, इधर उधर भी जाते हैं, यही प्रॉब्लम, इधर आते हैं, यही प्रॉब्लम। जयपुर के रोजगार दफ्तर की हालत जो मार्च में थी वही सितंबर में भी है, क्योंकि न देने के लिए सबको रोजगार है और न ही बेरोजगारी भत्ता। इसलिए अधिकारियों के पास जवाब भी नहीं कि लाखों बेरोजगारों को हर महीने दी जाने वाली रकम कब से सरकार बांटेगी। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने बेरोजगारों को 3,000 रूपए महीने भत्ता देने का वादा किया। फरवरी 2019 में घोषणा हुई कि 2 साल के लिए 1,60,000 बेरोजगारों को 3,000 रूपए महीना देंगे। मार्च 2021 में बेरोजगारी भत्ता 1,000 रूपए और बढ़ाने का ऐलान होता है। साथ ही पात्र बेरोजगारों की तादाद भी बढ़ाकर 2 लाख कर दी जाती है। फिर 5 महीने बीतने के बाद बेरोजगारी भत्ते की फाइल अब वित्त विभाग से आगे सरकना शुरू हुई। अनुमोदन की जो प्रक्रियाएं हैं, इसके जो रूल्स और जो ड्राफ्ट है वो विभिन्न विभाग, चूंकि इसमें फाइनेंस का काफी कुछ इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि पैसा बढ़ गया है, 3 से 4 और 4 से 3.5 से 4.5 हो गया है, इसलिए एफडी के लेवल पर इसमें कुछ जो लास्ट लेवल ट्विकिंग्स हैं वो हो रही हैं। जैसे अनुमोदन प्राप्त होता है ये लागू कर दी जाएगी। हालत ये कि नौकरी के लिए आंदोलन करते हुए 13.5 लाख नौजवान तो सरकारी रजिस्टर में बेरोजगारी के ठप्पे के साथ अपना नाम रजिस्टर्ड करा चुके हैं, जिनमें से 4.5 लाख को अब तक सरकारी भत्ता बेरोजगारी का मिल जाना था, लेकिन मिला है सिर्फ 2,10,000 लोगों को। अब सरकार कहती है कि बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए चाहिए तो रोज 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में काम करो। दरअसल ये सरकारों की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली स्कीम होती है, क्योंकि 2 साल अस्थायी तौर पर सिर्फ बेरोजगारी भत्ते के लिए 4 घंटे किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले नौजवान का 2 साल बाद क्या होगा ये वो नौजवान जानता है, क्योंकि फिर न नौकरी होगी न भत्ता। इसलिए अपने आप बेरोजगारी भत्ते की लाइन खत्म करने की नई योजना बना दी गई। राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि राजस्थान के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च में बेरोजगारी भत्ता भी बढ़ा दिया था और भत्ता पाने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी थी, मगर उसके बाद से भत्ता ही बंद हो गया और संख्या लगातार बेरोजगारों की बढ़ती जा रही है। इसी तरह से बेरोजगार इस दफ्तर से उस दफ्तर भटकते रह रहे हैं, मगर बेरोजगारी भत्ता मिल नहीं रहा है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बीते दिन मुंबई में कोरोना के 530 केस आए और इस समय मुंबई में कोरोना के करीब 3,900 केसेस हैं। शहर में 50 बिल्डिंग्स सील हैं। गणेशोत्सव के त्योहार को देखते हुए आने वाले दिनों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो जब से सितंबर का महीना शुरू हुआ है, मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स पहले से ही अंदेशा जता रहे थे कि त्योहारों पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई में पिछले साल भी सितंबर महीने में गणेशोत्सव के बाद कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए थे, पर लगता नहीं लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। गणेशोत्सव से पहले बाजारों में खूब भीड़ है। हर रोज मुंबई के बाजारों में गर्दी देखने के लिए मिल रही है। आने वाले त्योहारों के लिए लोगों की शॉपिंग चालू है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुंबई में 3rd वेव कोविड की आ सकती है। वो इसीलिए कि सितंबर के महीने में केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मुंबई के क्राफर्ड मार्केट इलाके में है। इस इलाके में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बेचने वालों की और खरीदारों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर दिख रही है और ये आप कह सकते हैं कि मास्क की जो कार्रवाई है वो बीएमसी की तरफ से लोगों के ऊपर की जा रही है, लोगों को आह्वान किया जा रहा है। बट एक तरह से आप देख पाएंगे कि मुंबई का जो शहर है जिसने कोविड की 2 वेव्स देखी हुई है, कई लोगों की जानें जिसमें गई, लेकिन उसमें आप लोगों की क्या प्रायोरिटी है ये इन दृश्यों से आप समझ सकते हैं और एक्सपर्ट्स की जो वार्निंग है उसे कैसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और ऐसे ही अगर पूरा फेस्टिवल सीजन जाता है तो कितना केसेस पर असर पड़ेगा इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुद की भी पड़ी नहीं, दूसरे की भी पड़ी नहीं, सोशल डिस्टेंस नहीं, कोरोना का कोई ख्याल ही छोड़ दिया है। बिंदास आराम से घूमना। पिछले 24 घंटे में आया 530 कोरोना केस का आंकड़ा बीएमसी की चिंता बढ़ाने वाला है। आज मुंबई में 4 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। अब तक कोरोना से शहर में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को मुंबई में तीसरी लहर के आ जाने का बयान देकर सबको चौंका दिया, जिसके लिए वो बीएमसी में विपक्ष के निशाने पर आ गयी। हालांकि आज उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। मैंने कल यही कहा था, आज भी वही मैं कह रही हूँ कि ये बयान मैंने ऐसा कहा था कि जो हमारी 3rd वेव आने वाली नहीं है, आ चुकी है, वो नागपुर में आई है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा स्कूल प्रभावित हुए।
लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने से गरीब बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ा। एक सर्वे में दावा किया गया कि ऑनलाइन माध्यमों तक ज्यादातर बच्चों की पहुंच ना होने से वो पढ़ना और लिखना तक भूल जा रहे हैं। बीते 1.5 साल से कोरोना के कहर के सामने स्कूलों पर सबसे ज्यादा संकट बना रहा। यहाँ तक कि इस साल बोर्ड के एग्जाम तक भी रद्द करने पड़े थे। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर गहरा संकट मंडरा रहा है। इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बच्चों के साथ ही गरीब वर्ग के बच्चों की पढ़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में महज 8% छात्र ही नियमित तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, जबकि 37% छात्र तो पढ़ाई करने में एकदम असमर्थ हैं। ऑनलाइन शिक्षा की सीमित पहुंच के पीछे सबसे बड़ी वजह है ग्रामीण क्षेत्रों में करीब आधे परिवारों के पास स्मार्टफोन का नहीं होना। 30% बच्चे शहर में और 15% बच्चे गांव में जिनके पास स्मार्टफोन है। लेकिन स्मार्टफोन तो है, लेकिन उनके पास क्या हो रहा है, उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। उनके पास उनके जगह पे बिजली नहीं आती है, 6-6, 7-7 घंटे बिजली नहीं आती, तो बच्चा ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर पा रहा है। और ये सब चीजें तो तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास कुछ है। लेकिन जिन परिवारों में स्मार्टफोन है वहां भी पढ़ाई करना आसान नहीं। दरअसल स्मार्टफोन का इस्तेमाल घर के बाकी सदस्यों के बीच में बंट जाता है। घर के बाकी बच्चों को भी उसी फोन का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे में सभी बच्चे एक स्मार्टफोन से पढ़ाई नहीं कर सकते। ऑनलाइन सीखने वाले साधनों तक पहुंचने वाले बच्चों का अनुमान शहरी क्षेत्र में केवल 31% और ग्रामीण क्षेत्रों में 15% है। गांवों के एक स्कूल का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल न मिलना भी बड़ी समस्या रही है और छात्रों या उनके माता पिता को इसकी जानकारी तक नहीं थी। साथ ही महामारी में लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब हुई है। इस वजह से वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने में असमर्थ हैं। इसके असर से निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 1/4 से ज्यादा छात्रों के अभिभावकों ने अपने बच्चों को कम फीस वाले सरकारी स्कूलों में भर्ती कराया है। फीस लोग देने से रहे। अभी जिन विद्यालयों में पहले 100 बच्चे थे, वो विद्यालयों में 10, 15, 20 बच्चे बचे हुए हैं। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, विद्यालय प्रबंधक इतनी समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं। सर्वे से साफ है कि ऑनलाइन शिक्षा की पहुंच बेहद सीमित है। यहाँ तक कि शहरों में भी केवल 24% शहरी छात्र ही नियमित तौर पर ऑनलाइन माध्यमों के जरिए पढ़ाई कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कल अलग अंदाज में नजर आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ओलंपिक पदक विजेताओं के सम्मान में दावत दी और इसके लिए उन्होंने खाना खुद अपनी निगरानी में बनवाया। कैप्टन बकायदा शेफ की भूमिका में थे। बाद में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को खाना परोसते भी वो नजर आए। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित तमाम खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की।